हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज सीडीपी का चैप्टर 4 रहने वाला है। इसके पहले 3 चैप्टर्स हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं। आई होप आपने वीडियोस देख ली होंगी ना। नहीं देखा है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है रीड 2025 के नाम से, वहाँ से जाकर के सभी क्लासेस को कंप्लीट करिए। और कंप्लीट सीडीपी की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। लेवल 1 लेवल 2 दोनों को ही कंप्लीट कराया जाएगा ना। और आज का टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे तरह से समझने वाले हैं। और डेली आपकी जो क्लासेस है ना, आपको 10 बजे प्रोवाइड करा दी जाती हैं, यानी कि मॉर्निंग 10 बजे आपको क्लासेस अपलोडेड मिलती है ना। तो बिल्कुल आप लोग टाइमली अपने क्लास को कर लिया करें। चैप्टर है आपका 4 और आनुवांशिकता और पर्यावरण। तो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भाई आनुवांशिकता हेरिडिटी को समझते हैं ना। हेरिडिटी आखिर है क्या? माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण जो भी ट्रेड्स होते हैं उनका उनके संतानों में अवतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाती है। यानी कि किसी भी गुण का, किसी भी ट्रेड का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जो भी गुण वगैरह होते हैं जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होना, उसे ही कहते हैं भाई आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहेंगे। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि इसे पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही खोजा गया था। यानी कि अगर आनुवांशिकता का जनक पूछा जा रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ हेरिडिटी, देन ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ने ही इसके बारे में हमेशा से बात करी हुई है। इसके पहली बार इन्होंने ही शुरुआत करी थी ना। जीन्स जो है सील गुणों का स्थानांतरण ही आनुवांशिकता है। यानी कि जब भी ट्रेड्स वगैरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो जीन्स होते हैं। और इसे ही कहा जाता है भाई आनुवांशिकता। अब आनुवांशिकता जो है बच्चे की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं। अब भाई जब भी हम ट्रेड्स की बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं, तो कभी दो लोगों के जीन्स एकदम सेम नहीं हो सकते हैं। या फिर बच्चे के जीन्स जो हैं 100% माता पिता से एकदम मेल नहीं खाते हैं। या फिर एक माता पिता के 2 बच्चे हैं तो उनके भी जीन्स जो हैं एकदम सेम नहीं होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब किस तरह से डिफरेंस देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों में माता पिता से एकदम सेम नज़र आएंगी। या फिर हो सकता है कुछ चीज़ें माता की आ गई हैं बच्चे में, कुछ चीज़ें पिता की विजिबल होती है ना, जैसे कि आँखों का रंग हो गया, बालों का रंग, और कुछ बीमारियाँ भी होती हैं जो लाइलाज होती हैं, बच्चों को हेरिडिटी से ही मिल जाती हैं। और ये सारी चीज़ें हेरिडिटी पर, आनुवांशिकता पर ही डिपेंड करती है ना, कि बच्चों के आँखों का रंग क्या होगा, उनके बालों का, उनके स्किन का रंग क्या होगा, उनकी हाइट कितनी रहने वाली है। हर एक चीज़ जो कि बायोलॉजिकली है डिसाइड होती है, वो सारी चीज़ें हेरिडिटी से ही आती हैं। देखिए, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। ये डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर का। क्या कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे कि ये इस एक पिक्चर के माध्यम से आप समझ पाओगे बेहतर कि भाई ये डैड है, ये मॉम है, और ये जो बच्चे की आंखें हैं ये डैड की तरह ही हैं इनकी, ठीक है। हेयर्स की बात करोगे तो एकदम इनकी मम्मी की तरह इनके बाल नज़र आ रहे हैं। तो और हाइट देखेंगे तो हाइट लगभग मम्मी की तरह ही इनकी हाइट भी है। तो इस तरह से भाई चीज़ें हैं जो कुछ मम्मी की नज़र आएंगी, विजिबल होंगी बच्चे में, तो कुछ पिताजी की नज़र आता है ना। तो यह होता है, इसी को हम हेरिडिटी कहेंगे। और कुछ ऐसे भी लक्षण बच्चे में नज़र आएंगे जो हो सकता है इनके दादा दादी या फिर नाना नानी से मेल खाते हों, यानी कि जो इनके पूर्वज होते हैं उनके भी लक्षण कहीं ना कहीं कुछ रेशियो में बच्चे में विजिबल होते हैं इस तरह से। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब भाई जैसे कि हेरिडिटी का मेन मतलब हेरिडिटी कब होती है? जब बच्चे में जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ना, उसी को हम एक तरह से आनुवांशिक गुण कह देते हैं। और जो अगर हम बात करते हैं कि भाई कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में ही 23 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं। 23 जोड़े जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, और उन क्रोमोसोम्स में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और लाइक वही एक तरीके के आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही 23 जोड़े प्रेजेंट होते हैं, पेयर में होते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये 46 हो जाते हैं।
1 1 नंबर्स में अगर हम देखते हैं तो, और पेयर में देखेंगे तो 23 हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो 22 जोड़े होते हैं ना वो समान होते हैं, एक जैसे ही दिखने वाले होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 23rd पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसी जो लास्ट पेयर होता है इसी से डिसाइड होता है कि भाई जन्म लेने वाला बच्चा बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं इनमें XX क्रोमोसोम होता है और जो मेल्स होते हैं इनमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप देखोगे जब ये एक्स एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स हो जाता है, यानी कि जन्म लेने वाला बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, वो बेबी गर्ल होने वाली है। जब ये XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो जन्म लेने वाला बच्चा बेबी बॉय होता है, यानी कि लड़का होगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरह से जीन्स ट्रांसफ़र क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सेल में, किसी भी जो सेल्स वगैरह आपने पढ़ा होगा ना तो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ही था अभी कि मेल हो या फीमेल हो दोनों में ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 जोड़े होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो 23वां गुणसूत्र होता है 23rd नंबर का, यानी कि ओवरऑल जोड़े 23 होते हैं, और अगर नंबर्स में देखेंगे तो 46 होते हैं ना। आई होप कि समझ चुके होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम के कुछ नियम भी होते हैं हेरिडिटी के, कि किस तरह से कितने गुण बच्चों में विजिबल होते हैं और कितने गुण जो है बच्चों में किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं ना। तो पहला है आपका समानता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। सो यहाँ पे कहा गया है कि इस नियम के अनुसार जैसे कि माता पिता जिस तरह के होंगे उनकी संतानें भी, उनके बच्चे भी कुछ वैसे ही आपको नज़र आते हैं। सोरेनसन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, इनका कहना था कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण आपको नज़र आएंगे, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि ही होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना में भी समान होंगे, यानी कि अगर उनकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी वैसी ही होती है माता पिता की जैसी होगी, उनके बच्चों की भी जो स्ट्रक्चर होगा ना वैसा ही आपको नज़र आने वाला है। तो यानी कि ये समानता का नियम होता है, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, जहाँ पे जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो अपने माता पिता के जैसा ही एकदम नज़र आता है। प्रत्यागमन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या होता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन, इस नियम के अनुसार जो बालक होता है अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके उनके सामान्य गुणों को ग्रहण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गोरे माता पिता की संतान काली भी हो सकती है, और महात्मा गांधी के पुत्र जो थे उनसे बहुत ही अधिक निम्न कोटि के थे। यानी कि महात्मा गांधी तो इतने महान थे, लेकिन क्या उनके पुत्र भी इतना निखर के आए? क्या उनमें भी क्या इस तरह की क्वालिटीज़ थी क्या कि अपने देश के लिए वो लड़ जाए? तो ऐसा नहीं हुआ ना आज। तो वो उनके अंदर जो गुण थे, जो क्वालिटीज़ थी, वो थोड़ा निम्न कोटि के थे इन कंपेरिजन ऑफ महात्मा गांधी जी। इस तरह से जैसे कोई माता पिता काफ़ी ज़्यादा कलर लाइक उनका फेयर है, गोरे हैं वो, लेकिन हो सकता है कि उनकी संतान उतनी फेयर ना हो, उनकी स्किन जो है इतनी फेयर ना नज़र आए ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली अपने माता पिता के जैसे ही बच्चे नज़र आएंगे आपको, हो सकता है कि उनमें डिफरेंस आपको नज़र आए। अगला है भाई कि विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। अब लॉ ऑफ वेरिएशन क्या होता है, किस तरह से वेरिएशन बच्चों में देखने को मिलता है? तो इस नियम के अनुसार जन्म लेने वाली जो संतान है माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर के उनसे थोड़ा सा भिन्न नज़र आती है ना। फिर हो सकता है कि जैसे कि कलर हो सकता है भिन्न हो, या फिर क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि सारे ही लक्षण माता पिता से थोड़ी ना आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनके दादा दादी परदादा परदादी ना, तो वो इस तरह से मतलब काफ़ी पूर्वज भी होते हैं। रेशियो कम होता चला जाता है बट वो विजिबिलिटी तो रहती है, कहीं ना कहीं वो लक्षण दबे हुए होते हैं और वो नज़र आते हैं किसी न किसी जनरेशन में। एक ही माता पिता की दो संतानें भी बुद्धि रंग शरीर में कभी भी एक जैसी नहीं होंगी, वो हमेशा कैसे होंगे? अलग अलग ही नज़र आते हैं। तो इसे ही कहा जाता है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन कहेंगे। अगला है जैव सांख्यिकी का नियम, लॉ ऑफ बायोस्टैटिक। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर जनरेशन जो होती है
उसके लक्षण बच्चों में नज़र आते हैं। जैसे कि कोई संतान है तो माता पिता के जो लक्षण है वो हाफ यानी कि आधे आधे लक्षण 50-50% इस तरह से आप कह सकते हो कि 50% पिता से तो 50% माता से मिलते हैं। और 1/4 ही रेशियो कम होता चला जाएगा, लेकिन रेशियो रहता है। नाना नानी यानी कि जो माता पिता हैं उनके लक्षण भी 1/4 बच्चे में विजिबल होंगे, और दादा दादी के भी 1/4 होते हैं। इस तरह से आप और आगे बढ़ोगे तो दादा पर नाना पर नानी भी आ जाते हैं, और उनका जो रेशियो होगा 1/8 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती चली जाती हैं। तो भाई यह नियम गाल्टर ने दिया था, और उनका कहना था कि जीव के लक्षण उसे केवल अपने माता पिता से ही नहीं अपितु दादा दादी से 1/4 नाना नानी से आदि पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अभी आनुवांशिकता की बात करी हमने, तो आनुवांशिकता में आनुवांशिक से ही, हेरिडिटी से ही बच्चों को कुछ ऐसी बीमारियां भी मिल जाती हैं जो लाइलाज होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, और उनका इलाज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो भाई पहला कौन सी बीमारी है, टर्नर सिंड्रोम हो जाती है। ये मुख्यतः महिलाओं में ही देखने को मिलती है। जो XX क्रोमोसोम्स होते हैं ना, और उनमें से क्या होता है, उनमें से एक जन्म से ही अनुपस्थित रहता है। ये जो XX क्रोमोसोम आप देख रहे हो, जन्म से ही बच्चे में क्या होता है, एक अनुपस्थित रहेगा, जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, और इसका इलाज करना भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। यह वह अवस्था है जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होता है। जो 21वां इनका गुणसूत्र होता है, जोड़े में जैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, ये आपको पता ही है, तो वो अलग नहीं हो पाते हैं, और इस सिचुएशन को, इस स्थिति को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। अभी जो हीमोफीलिया बीमारी है ना, काफ़ी ज़्यादा जानलेवा बीमारी होती है, हेरिडिटी से तो मिलती ही है। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का जो है सामान्य रूप से नहीं बनता है। देखिए, बॉडी के अंदर तो रक्त का थक्का बन जाता है, लेकिन जब भी कभी आपको चोट लगी होगी ना, ब्लड बॉडी से बाहर आया होगा, तो थोड़ा सा बहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो रुक जाता है। लेकिन जिनको हीमोफीलिया हो रखा होता है, जिन्हें हीमोफीलिया रहता है ना, उनमें कभी भी खून का थक्का नहीं जम पाता है, और चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत खून बहेगा। अंदर का भी यही सिचुएशन रहता है कि अंदर भी नहीं रुकता है खून। ठीक है, और बाहर भी खून अगर निकल आया है तो वो नहीं रुकता है। इस वजह से उनको ब्लड का लॉस काफ़ी हो जाता है, और हीमोफीलिया समझ रहे होंगे किस तरह से जानलेवा बीमारी हो जाती है ना। और वर्णांधता की बात करते हैं, तो यहाँ पे जिसको भी वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, वो लाल और नीले रंग के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। अब ये हेरिडिटी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट होता है बच्चे का, वो किस तरह से बच्चे को प्रभावित करेगा, ये हम समझने वाले यहाँ पर हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो कि छोटा सा बेबी है, और इसका एनवायरनमेंट क्या होगा भाई, इसके लिए अभी भाई जिसका जन्म हुआ है, मान लीजिए ना 1 महीने का बच्चा है, तो ये इसके लिए एनवायरनमेंट क्या है, इसका परिवार होगा भाई। इसकी फैमिली ही तो इसके लिए पर्यावरण का काम करेगी। जिस घर में रह रहा है, शेल्टर इसका पर्यावरण का काम करेगा। फिर बड़ा होगा, मान लीजिए बच्चा शैशवावस्था से फिर वो बाल्यावस्था में पहुंच रहा है, तो वो स्कूल की तरफ जाएगा। उसकी भाषा का विकास उसके घर से ही शुरू हो जाता है। सोसाइटी, जो उसके आसपास का समाज है, उसको किस तरह का पोषण, न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, ये सारे ही फैक्टर्स क्या हैं, बच्चे के लिए इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का काम करते हैं ना। और पर्यावरण आप बच्चे को कैसा प्रोवाइड करा रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के विकास के लिए। तो बस यही डेफिनेशन लिखी हुई है भाई कि पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, और यह एक नवजात शिशु के लिए पर्यावरण, उसका परिवार, घर, स्कूल, भाषा, समाज, पोषण, ये सब हो जाते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। आगे समझते हैं भाई कि वुडवर्थ ने क्या कहा था पर्यावरण को लेकर के ना। तो वुडवर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट से। भाई वातावरण में भी सारे वाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से ही प्रभावित किया है। ठीक है, और वंशानुक्रम वातावरण को लेकर के एक डेफिनेशन उन्होंने दी है। वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण और वंशानुक्रम जोड़ के समान ना होकर के गुणा के समान होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और वंशानुक्रम का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, ना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। जोड़ ना होकर के क्या है, गुणात्मक है, मल्टीप्लिकेटिव है। और व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट वॉटसन थे, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि इनका क्या कहना था। तो जो भाई ये सब रहते हैं
वॉटसन जी, इनका कहना था कि आप मुझे कोई भी न्यू बॉर्न बेबी दे दो। ठीक है, वॉटसन का क्या कहना था कि आप मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी दे दो और आप जो चाहते हो मैं उसे बना सकता हूँ। ठीक है, आप चाहते हो, आप डॉक्टर चाहते हो, मैं डॉक्टर बना दूंगा, वकील बनाना चाहते हैं मैं वकील बना दूंगा, चोर बनाना चाहते हैं तो हम उसे चोर भी बना सकते हैं। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी छोटा बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप जन्म से लाइक वो एक गीली मिट्टी की तरीके से होता है, जैसा आप ढालना चाहते हो आपके हाथ में चीज़ें होती हैं, आप उसको उस तरह से ढाल सकते हैं। अब पर्यावरण जो है किस तरह से बच्चे को प्रभावित करता है ना, आप कौन से पर्यावरण हो सकते हैं, तो पर्यावरण भी दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक होता है, ठीक है, और दूसरा होता है बाह्य वातावरण। अब आंतरिक में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चा माँ के गर्भ में एक्सपीरियंस करता है ना, जैसे कि अगर माँ जो कि प्रेग्नेंट जो होती हैं, ठीक है, अगर उनको जिस तरह का माहौल वो अपने बच्चे को अपने गर्भ में प्रोवाइड करा रही हैं, बस वो वैसा ही वो चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित अफेक्ट करती हैं कि भाई स्ट्रेस मुक्त रखना चाहिए, जो भी माँ बनने वाली फीमेल्स होती हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए और खुशहाल माहौल बना के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी कुछ वैसा ही उस तरह का ही बच्चा पैदा होता है। ठीक है, बाह्य वातावरण की बात करेंगे तो यानी कि जन्म होने के बाद का एनवायरनमेंट आप बच्चे को कैसा दे रहे हो, घर परिवार का वातावरण कैसा है, कैसी भाषा का आप इस्तेमाल करते हो, बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा रख रहे हैं, आपका घर का माहौल कैसा है, स्कूल बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा, हर एक फैक्टर बच्चे को प्रभावित करता है ना। कहते हैं हो सकता है कि हेरिडिटी में इतने अच्छे जीन्स बच्चे को ना मिले हों, लेकिन अगर आपने एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करा दिया ना इस दुनिया में आने के बाद, तो बिल्कुल बच्चे का विकास आपका काफ़ी ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी होती हैं। फिलहाल आते हैं नेक्स्ट पे, बच्चों पर पर्यावरण का प्रभाव क्या होता है। तो भाई बच्चों की भाषा प्रभावित होती है ना, जिस एनवायरनमेंट में रखोगे बच्चा बिल्कुल प्रभावित होता है। बच्चे की नैतिकता मोरालिटी प्रभावित होती है ना, जिस तरह की आप चीज़ें उसको सिखाओगे वही उसकी मोरालिटी है, वही वो आगे चल के वैसा ही बिहेव करने वाला है ना। अगर आप बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दोगे, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। परिवार का वातावरण बहुत, अगर स्टीरियोटाइपिंग आपने रख रखा है कि बच्चे लाइक वहाँ के हर एक व्यक्ति स्टीरियोटाइप विचार रखते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, स्कूल का माहौल, आसपास का माहौल, हर एक फैक्टर डिपेंड करता है ना बच्चे के विकास पर लेकर के। सो ये जो काफ़ी अभी एक तरह का फेमस डिबेट कह सकते हैं नेचर और नर्चर का। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि नेचर क्या है। तो जब भी नेचर कहा जाएगा तो ये इसको आप कनेक्ट करोगे हेरिडिटी से, और जब भी नर्चर कहा जाएगा तो इसको आप करेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। ठीक है, पोषण से, पर्यावरण से, जिससे भी कहना चाहें। ठीक है, तो भाई प्राकृतिक यानी कि नेचर कहता है हमारा, हेरिडिटी कहती है ना कि चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे का विकास स्थायी है, स्टैटिक है। भाई बच्चे को जन्म से जो भी हेरिडिटी में जो भी जीन्स उसको मिल चुके हैं, क्या उसको हम बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं भाई, जो मिल गया वो मिल गया, दोबारा से बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता है। दूसरा है एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो क्या पर्यावरण से ही संबंधित होता है, बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया। और इसमें होता क्या है कि लाइक इसको समय और आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। अब जब चाहो, आपको जब महसूस हो कि भाई यहाँ पे बच्चे को दूसरा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ये बच्चे के फेवर में नहीं है, तो बिल्कुल चीज़ें कैसी होती हैं, डायनेमिक होती हैं, और आप बदलाव कर सकते हो समय के साथ में। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और कंटेंट आपके लिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, फीडबैक दिया करें। और भाई इससे मोटिवेशन बढ़ता है ना, और वो तो बहुत ज़रूरी है, हर किसी का मोटिवेशन इंक्रीज़ होना चाहिए ना, तभी आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप कहते हैं तो मैं ये लाइव सेशन में भी आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ ना। अगर आप सजेस्ट करते हैं तो बिल्कुल हम सुबह 10 बजे आपकी लाइव सेशन में आपकी क्लास को प्रोवाइड करा देंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में ना दे करके ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ना। पीडीएफ्स वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगी। प्री एक्सप्लोर लिंक भी खैर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।